जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टू लाइफ में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोग के बीच में आधुनिक भारत के एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम अंत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी शामिल किए हैं। तो दोस्तों, आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप देखिए, भारत में मध्यकाल में भारत के पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। पहला मार्ग तो था फारस की खाड़ी वाला मार्ग। अगर आप यहाँ से देखते होंगे मैप में, तो देखिए यहाँ से ये था फारस की खाड़ी का मार्ग और ये था लाल सागर की मार्ग। तो यहाँ से देखिए, तो फारस की खाड़ी वाला मार्ग पहला हो गया, दूसरा था लाल सागर की मार्ग। ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। वही लाल सागर से ये कम व्यापार होता था, क्योंकि यहाँ से देखिए, क्योंकि दो कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर्म था। पहला कारण तो ये था मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, दूसरा कारण ये था मार्ग में चट्टानों का पड़ना। आप देखिए यहाँ से, एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी। वास्तव में होता क्या था, एशिया से जो भी कोई वस्तु जो यूरोप जाता था, अनेक राज्यों एवं अनेक देशों से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे सभी देश को और राज्यों के चुंगी कर और मतलब यानी कि टैक्स देना पड़ता था, जिससे वस्तुएं क्या महंगा हो जाती थी। इसी में आप आगे देखिए, यूरोप के व्यापार में इटलियों के व्यापारियों का एक अधिकार था। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्यों व्यापार से वंचित थे। और हुआ क्या, इसके बाद 1953 ईस्वी में तुर्कों ने कस्तुनतुनिया की विजय कर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस के खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। एक्चुअली हुआ क्या, जब ओटोमन के साम्राज्य की स्थापना के बाद यूरोप का जो व्यापार जो होता था स्थलीय मार्ग से, इसमें कहीं न कहीं दिक्कत होने लगा। इसके बाद यूरोप जो है ये भौगोलिक खोज में लग गए। तो इसमें देखिए आप यहाँ से, भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी थे। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक जो बर्थ लोम्ब्यूडेज ने अफ्रीका स्थित उत्तमाशा द्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज निकाला। आप अगर देखते होंगे, यहाँ से देखिए, अगर नहीं दिख रहा है क्लियर तो आप इसका क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ से पुर्तगाल यहाँ से आपको दिखाई देता होगा। ये पुर्तगाल से यहाँ आया। ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर जो साउथ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं, जो यहाँ पर देखिए आप मैप में, ये केप ऑफ गुड होप की खोज निकाला, केप ऑफ गुड होप की। इसी में आप आगे देखिए, 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए निकला और उनका मानना ये था कि भारत जो है पश्चिम में है। तो ये जो है अटलांटिक महासागर से होते हुए जोखिम से भरा यात्रा प्रारंभ की। अंततः उसने अमेरिका की खोज की। जब वो यहाँ से अमेरिका गया, आप इस मैप में देखिए, आप यहाँ से आप जब जो कोलंबस जो यहाँ से स्पेन की सहायता से जो पुर्तगाली यात्री था, उन्होंने जब जो अटलांटिक महासागर से होते हुए जब यहाँ पे अमेरिका गया, तो उन्होंने कहा जो हमने भारत की खोज निकाला, लेकिन वो अमेरिका पहुँच गया। प्रश्न ये बनता है, जो कोलंबस ने किस देश की खोज करने के लिए निकला और किस देश को खोज कर डाला, तो हो जाएगा यहाँ पर वो इंडिया की खोज करने के लिए निकला था और वो अमेरिका पहुँच गया।
यहाँ से देखिए वो अमेरिका पहुँच गया। इसी में इसके बाद जो है 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली जो यात्री वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग। देखिए आप, अगर आप देखते होंगे इस मैप से आपको हम बताते हैं, यहाँ से देखिए वो जो है इस मार्ग से होते हुए केप ऑफ गुड होप की यात्रा फिर से यहाँ से होते हुए उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे भारत पहुँचा। इसमें देखिए आगे आप यहाँ से समझिए विभिन्न देशों के खोजकर्ता एवं उनके नाम। इसके बाद हम वास्को डी गामा के बारे में आपको फिर से बताएंगे। देखिए वास्को डी गामा जो है भारत की खोज किया, वही कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया, और कैप्टन जेम्स हुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किया, और बार्थोलोम्यू डियाज जो है केप ऑफ गुड होप की दक्षिणी अफ्रीका में जो है स्थित उसको खोज किया। इसी में आप आगे देखिए। हाँ दोस्तों, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को लिंक लगा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसको आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और प्राचीन भारत के जो है वीडियो, हम बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। आप प्राचीन भारत के इतिहास के वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, अब यहाँ से आप खोलेंगे एंसेंट हिस्ट्री, यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बुक में भी दिया रहता है। एक ही जो यूरोप में जो कंपनी का स्थापना वर्ष हुआ ये, और इंडिया में स्थापना वर्ष हुआ ये, दोनों एक ही दे दिया जाता है, लेकिन वो गलत है। ये दोनों अलग अलग है। आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको यहाँ समझाते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ पुर्तगाल में ही हुआ 1498 ईस्वी में। वही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना अंग्रेजी में ही हुआ था 1600 ईस्वी में। आप इसलिए प्रश्न भी बनता है, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में शासक कौन था, तो हो जाएगा अकबर। इसी में आप आगे देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में, और वही स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ। आप यहाँ से देखिए, वैसे इतिहास में प्रश्न बनता है, जो क्रम आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले कौन आए थे, देखिए आप यहाँ से, सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, इसके बाद डच, इसके बाद ब्रिटिश, इसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। इसलिए प्रश्न बनता है सबसे पहले कौन आए थे और सबसे अंत में कौन गया। तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए थे, और हमारे देश गणतंत्र के बाद 1961 ईस्वी में यहाँ से वो गए पुर्तगाली। यहाँ से देखिए, ये जो है देश वर्ष एवं कंपनी का नाम, ये जो है हमारे इंडिया में जो पुर्तगाल के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा जो हमारे इंडिया में कंपनी की जो स्थापना हुआ, इसका वर्ष ये है। तो आप यहाँ से देखिए, पुर्तगाली कंपनी जो का स्थापना जो किया गया था सबसे पहले 1498 में ही हुआ था। जो उस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, वो सबसे पहले कोचीन में स्थापना किया था पुर्तगाली के द्वारा। ये अपना पहला कोठी कह सकते हैं या कंपनी कह सकते हैं। इसके बाद डच जो है 1605 ईस्वी में बिरिंग दे ओस्ट इंडिशो नामक कंपनी स्थापना करता है। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1608 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी स्थापना करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक प्राइवेट कंपनी था जिसने हमारे देश पे हुकूमत चलाना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, और अंततः लगभग में 190 वर्ष तक हमारे देश पर शासन चलाया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका स्थापना वर्ष 1616 ईस्वी में हुआ।
इस कंपनी का नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंपनी द इंड ओरिएंटल नाम से 1667 ईस्वी में स्थापना किया था। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। पहला तो ये था आर्थिक कारण, इसमें व्यापार करना था। दूसरा धार्मिक कारण था जिसमें एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसी में देखिए, इसके बाद सर्वप्रथम 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कोई भी बुक में और नेट पर भी दोस्त दिया हुआ है 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आए थे, लेकिन एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आए थे। आप इसको याद कीजिए क्योंकि एग्जाम में जो एनसीईआरटी बुक से प्रश्न बनता है। तो वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह केरल मालाबार तट पर वो पहुंचा। आप यहाँ से देखिए, अगर मैप देखते होंगे स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ से पुर्तगाल लिस्बन लिखा हुआ है क्योंकि पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन है। यहाँ से उन्हें समुद्री मार्ग से होते हुए केप गुड होप से होते हुए ये कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा। ये वास्को डी गामा। यहाँ से देखिए इसके बारे में, यहाँ पहले से जो है बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया। वास्तव में इससे पुर्तगाल से पहले जो है ये स्थल मार्ग से व्यापार होता था। ये पहले से अरब वासी यहाँ पे अपना अड्डा जमाया हुआ था। उन्होंने अच्छा व्यवहार पुर्तगाल के साथ नहीं किया। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, लेकिन कालीकट के राजा जो है जमोरिन ने इसका स्वागत किया। ये VVI है, पूछता है कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले वास्को डी गामा को स्वागत किसने किया, तो हो जाएगा जमोरिन ने। यहाँ पर जो जमोरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियों ले जाने की अनुमति दिया। आपको बता दें दोस्तों, वास्को डी गामा यहाँ से जो है मसाले एवं जड़ी बूटी ले गया अपने देश, यहाँ पर जो बेचा तो उसके जो है आने और जाने के भाड़ा काट कर और जो सामान खरीदा था उसका भाड़ा काट, इसको जो है मूल्य को काट कर उसको लगभग में 60 गुना मुनाफा हुआ। इसके देखते हुए देखिए अनेक पुर्तगाल हमारे में देखिए, हम यहाँ से आपको बताते हैं। इसके बाद जो है 1500 ईस्वी में अल्बरेज केबरल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत गया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा फिर वापस। इसके बाद जो है पुनः 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। इसके बाद जो है 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में जो पुर्तगाल के पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। आप यहाँ से देखिए भारत में जो है पुर्तगाल के वाइसराय के क्रम के बारे में। पहला देखिए फ्रांसिस्को द अल्मीडा, वो 1505 से और 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया तथा इससे अपना मुख्यालय बनाया था। इसी में आप आगे देखिए 1508 ईस्वी में आप यहाँ पर देखिए ये कोचीन पे अपना अधिकार जमाया था। 1508 ईस्वी से जो 1509 ईस्वी में उसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जल बेरे को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। अब देखिए अल्मीडा द्वारा जो है क्या क्या कार्य किया गया था इसके बारे में देखिए। जो सबसे पहला कोचीन का दुर्गीकरण किया था और केन्नानोर में पुर्तगाली फैक्ट्री की भी स्थापना की। और महत्वपूर्ण कार्य तो ये किया था अल्मीडा के द्वारा, उन्होंने हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए
शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की? ये प्रश्न न जाने बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएससी को आप उल्टा लीजिए, यहाँ से आपको प्रश्न बनता है, आपको प्रश्न मिलेगा यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? तो हो जाएगा अल्मीडा के द्वारा उन्होंने हिंद महासागर में लागू किया गया था। और देखिए इसी में आप आगे, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार में नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज और मेडा कफीला पद्धति को प्रारंभ की थी। इसके बाद जो है दूसरा जो है वाइसराय बनकर अल्बुकर्क जो है भारत में 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में रहा। और अल्बुकर्क के द्वारा कार्य देखिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था, आपको पूछ लिया जाएगा भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा अल्बुकर्क। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया और गोवा को किलेबंदी करवाई। इसके बाद जो है वास्को डी गामा फिर पुर्तगाल के वाइसराय बनकर भारत में आता है। 1524 से 1529 ईस्वी तक यहाँ के गवर्नर रहा। दुर्भाग्यवश 1529 ईस्वी में गोवा में उसकी मृत्यु हो गई और उसका कब्र जो है गोवा में ही बनाया गया। आप यहाँ से देखिए, गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई और सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में स्थित है। इसके बाद नूनो द कुन्हा जो है 1529 से 1538 ईस्वी तक यह जो अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था, इसने भी 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह ही गोवा को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए उसे अल्बुकर्क को वास्तविक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। आपको प्रश्न यहाँ से देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी के फैक्ट हम यहाँ से शामिल किए हुए हैं। पूछ लिया जाएगा आपको प्रश्न, किस वाइसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो आपको उत्तर हो जाएगा नीनो दी कुन्हा। इसी में आप देखिए, कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली वस्तुओं की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। इसके बाद देखिए आप, भारत में पुर्तगालियों का देन, भारत में जो है यहाँ पर दिन लिखा गया है, देन होना चाहिए। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को आरंभ करने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो आपको बता दें, इसमें हम जो आपको पूछ लिया जाएगा कौन से मुग़ल शासक के द्वारा सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया गया था, तो यहाँ से उत्तर बनेगा अकबर के द्वारा सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया गया था। इसी में देखिए आप, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है 1556 में गोवा में ही किया गया था। में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शक्करकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों के ही देन है। इसी में देखिए, इससे पहले हम आपको बता दिए थे, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 17 मई 1498 ईस्वी को प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वहाँ से गए। इसके बाद देखिए, पुर्तगालियों कंपनी के बाद जो है अंग्रेज़ों से पहले डचों का आगमन हमारे भारत में होता है। इसमें देखिए आप, डच जो है हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कॉर्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल जो सुमात्रा पहुंचा। ये इंडोनेशिया की द्वीप है सुमात्रा द्वीप, यहाँ पर वो पहुंचा। इसके बाद देखिए 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर की हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना किया। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वादीर हेंग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत में भेजा और पूर्वी तट पर स्थित
मसूलीपट्टनम, आप यहाँ से मैप से अगर देखते होंगे तो यहाँ से देखिए मसूलीपट्टनम में जो पहला फैक्ट्री को उन्होंने स्थापना किया, मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापना की। इसके बाद देखिए 1610 ईस्वी में उन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट्ट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इससे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा सोने की मुद्रा ढालते। देखिए डच, यहाँ से जो प्रश्न बनता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो हो जाएगा 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब ये पटना कॉलेज के लिए जाना जाता है, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री स्थापना किया था। यहीं को उसको पटना कॉलेज के नाम से वो अब जाना जाता है। इसके बाद देखिए 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिनसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में डचों के सबसे बड़ा केंद्र था। डच लोग सूरत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम नामक और चावल का निर्यात करते थे। यहाँ से देखिए प्रश्न ये भी बनता है, भी प्रश्न याद कर लीजिए आप, उसको पूछ लिया जाएगा आपको। डच जो है मसाला का व्यापार नहीं करते थे। डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे। डच भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। इसी में देखिए आप आगे, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो यहाँ से आपको उत्तर बनेगा हॉलैंड, जो वर्तमान नीदरलैंड के वो निवासी थे। इसी में देखिए आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो हो जाएगा डचों ने। इसके बाद आप देखिए डच के बाद जो है अंग्रेज़ों कंपनी का आगमन हमारे देश में होता है। सबसे इसमें देखिए आप यहाँ से एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है। यह कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए और महारानी एलिजाबेथ के समय में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द लास्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। देखिए हम आपको इससे भी पहले बताए थे, ये कंपनी एक प्राइवेट था, जिस बाद में जो है ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाती है। उन्होंने सबसे पहले हमारे देश पर कब्जा किया था। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। इसके बाद जो सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधित्व मंडल हेक्टर नामक जल जहाज़ से, आपको पूछ लिया जाएगा कैप्टन हॉकिंस किस जहाज़ से इंडिया आए थे? तो हो जाएगा हेक्टर नामक जल जहाज़ से भारत में सूरत पहुंचा और यहाँ पर अंग्रेज़ों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान, इंग्लिश खान की उपाधि धारण की, मतलब प्रदान की। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि आपको पूछ लिया जाएगा, बताइए आप कैप्टन हॉकिंस जो है किसके दरबार में गए और किसके दरबार में पहुँचे? तो उन्होंने अकबर के दरबार के लिए चला था और जब तक वो आए वो अकबर मर गए थे। जहांगीर इसके बाद जो उसका बेटा शासन कर रहा था, ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा। इसके बाद जहांगीर ने उसको स्वागत किया और खान या इंग्लिश खान की उपाधि उनको प्रदान की। इसी में देखिए ब्रिटिश सम्राट जो है जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस।
के यहाँ से इस जहाज़ से उन्होंने भारत की यात्रा किया था। 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। इसमें देखिए 1608 ईस्वी में उन्होंने पहले फैक्ट्री को अस्थायी फैक्ट्री को स्थापना किया था। उनको जो 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हो गया। इसलिए जो प्रश्न बनता है, बताइए सबसे पहले अंग्रेज़ों को अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापना किया गया था, तो हो जाएगा सूरत में। और पहले अस्थायी फैक्ट्री का स्थापना 1911 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में हुआ था। ये दूसरा फैक्ट्री था और अस्थायी रूप से पहला था। इसके बाद जो 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। इसके बाद जो है इसने जो है व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों की छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त कर लिया। इसमें देखिए 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा की सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसने सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। आप उस फैक्ट को याद रखिएगा। के बाद 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेज़ों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था। आप फिगर में देखिए, यहाँ से सेंट जॉर्ज किले का फिगर यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें इसके बाद जो है 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह यहाँ पर तो खेला ही हुआ। इसको आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा। इसको देखिए आप, 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगाली से दहेज के रूप में जो है बम्बई प्राप्त किया था। चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। जो देखिए हमारे इंडिया का मैप में आप देखिए, ये जो बम्बई जो था, उस जो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में ये मुंबई शहर जो देखिए यहाँ पे हम लगाए उसके जूम वाला पार्ट, ये उसको प्राप्त हुआ। 1639 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने ओंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण करवाया था। इसके बाद 1698 ईस्वी में अंग्रेज ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खान से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव इस प्रकार देखिए, यहाँ से गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता, यहीं से देखिए, यहीं तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। कलकत्ता नगर बसाने का श्रेय जॉब चार्नोक को जाता है। यहाँ से देखिए दोस्तों, जो कलकत्ता शहर को स्थापना करने के श्रेय जॉब चार्नोक को जाता है। ये भी प्रश्न जाने कितना बार पूछा गया था। वही मद्रास की स्थापना करने का श्रेय फ्रांसिस डे को जाता है और नई दिल्ली को स्थापना करने के श्रेय एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर को जाता है और बम्बई की स्थापना करने के श्रेय गुराल्ड अगियार को जाता है। इसके बाद 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स अय्यर था। इसके बाद 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन शरमान की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियार के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। यहाँ से देखिए, हैमिल्टन ने फर्रुखसियार को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई क्योंकि
हैमिल्टन जो था एक चिकित्सक भी था। इसने प्रसन्न होकर फर्रुखसियार से 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की। यहाँ से देखिए, वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध डच एवं अंग्रेजों के मध्य पर लड़ा गया था। यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनता है, बेदरा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो डच एवं अंग्रेजों के बीच जो है बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? ये हो जाएगा अकबर। इससे पहले इसके बारे में आपको बता दिए हैं। इसके बाद देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ये प्रश्न बहुत बार बीपीएससी में या यूपीएससी पीसीएस में प्रश्न बना है। तो हो जाएगा यहाँ से उत्तर सर जॉन चाइल्ड को। यहाँ से देखिए आप, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियाँ, इससे पहले हम आपको बताए हैं पुर्तगाली के द्वारा, डच, अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारत में जो फैक्ट्री स्थापना किया गया था, इसके बारे में यहाँ से ओनली सिर्फ पढ़ेंगे हम अंग्रेज़ों के द्वारा कहाँ कहाँ भारत में और कब फैक्ट्री को स्थापना किया गया था। तो यहाँ से देखिए, हम आपको बताइए, इससे पहले भी 1608 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप से उन्होंने फैक्ट्री की स्थापना किया। इसके बाद 1613 ईस्वी में उसके अस्थायित्व प्राप्त हो गया। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में उन्होंने जो अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना किया था। इसके बाद देखिए, 1616 ईस्वी में अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा में फैक्ट्री को स्थापना किया था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में फैक्ट्री को स्थापना किया था। वही 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुर, उड़ीसा में फैक्ट्री को स्थापना किया। और 1639 ईस्वी में मद्रास में, 1651 ईस्वी में हुगली में उन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापना किया। इसके बाद देखिए, 1639 ईस्वी में बम्बई में उन्होंने अपना फैक्ट्री को स्थापना किया। और 1700 ईस्वी में कलकत्ता में उन्होंने फैक्ट्री को। इसके बाद जो डेनिश कंपनी हमारे भारत में आए, डेनिश महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए, इसलिए यहाँ से प्रश्न वैसे नहीं पूछता है। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित शेरापुर में अपनी बस्ती स्थापित की और भारत में इनका मुख्य केंद्र था। डेनिश के बाद जो है हमारे इंडिया में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन होता है। आप यहाँ से देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वां के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई। यहाँ से प्रश्न बनता है, वर्ष 1964 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो उत्तर हो जाएगा कोलबर्ट के प्रयासों से। इसके बाद 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा और यहीं पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में स्थापना की। आप यहाँ से ध्यान रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन होगा आपको। अंग्रेज़ों के द्वारा जो है पहली कोठी के या कह सकते हैं या कंपनी का स्थापना सूरत में किया गया था और फ्रांसीसी के द्वारा भी ये 1668 ईस्वी में अपना पहला कंपनी स्थापना सूरत में ही किया था, इसलिए आप कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इसके बाद 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाहिस्ता खां से एक ज़मीन प्राप्त की। इसी ज़मीन पर चंदनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का भी विकास हुआ। इसके बाद देखिए आप, 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पौंडीचेरी आया। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। यहाँ से प्रश्न बनता है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार
भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। इसी में देखिए फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था, तो हो जाएगा पांडुचेरी में। इसी में देखिए आप आगे पांडुचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो हो जाएगा फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था, हो जाएगा थॉमस बेस्ट। आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा वांडीबस के युद्ध जो है कब हुआ और किनके बीच हुआ था, तो वांडीबस के युद्ध जो है 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच हुआ था। इसी में आप आगे देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपको पूछ लिया जाएगा यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था, तो हो जाएगा हमारा उत्तर बिहार। आप यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण कर्नाटक युद्ध के बारे में यहाँ से हम आपको समझा रहे हैं। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्न करेंगे। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से लेकर 48 के बीच में हुआ था। ये जो इस युद्ध का प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, और ये युद्ध की समाप्ति जो है एक्स-ला-शापेल के संधि से 1748 ईस्वी में युद्ध समाप्त हुआ था। ये युद्ध का परिणाम रहा और निर्णय युद्ध रहा। इसी में देखिए दूसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से लेकर 1754 के बीच हुआ ये युद्ध। ये कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था, और ये जो है पांडुचेरी के संधि से ये युद्ध की समाप्ति हुआ था। यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण संधि है, तो पांडिचेरी के संधि से 1755 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति हुआ था। और ये युद्ध के बारे में देखिए परिणाम क्या हुआ युद्ध का, ब्रिटेन मजबूत स्थिति, मतलब क्या ब्रिटेन की कहीं न कहीं जीत हासिल हुआ था इस युद्ध में। कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। ये सप्तवर्षीय युद्ध एवं अपरिनिवेशक कारण था। ये 7 वर्ष के युद्ध चला था, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। और ये जो है 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि से समाप्ति हुआ था, और इसमें फ्रांस की प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से कुछ हम आपको करवाते हैं। यहाँ से देखिए हमारा पहला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, उत्तर हो जाएगा आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन थोड़ा गलत लग गया, यहाँ पर ए होना चाहिए, ये बी होगा, सी होगा, तो देखिए उत्तर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा ये उत्तर। इसी में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत पे सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। ये देखिए JPSC मतलब झारखंड के PCS एग्जाम में ये 2017 में पूछा गया प्रश्न था। उत्तर हो जाएगा हमारा पुर्तगाल। फ्रेंड्स यहाँ भी ऑप्शन गलत लिखा गया, ये बी लिखाएगा, सी लिखाएगा, डी लिखाएगा, तो आप अपना सही कर लीजिए, नहीं तो ओनली सिर्फ उत्तर भी कॉपी में लिख सकते हैं। हो जाएगा हमारा उत्तर ये पुर्तगाली। इसी में अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा या कहीं उतरा, तो हो जाएगा हमारा उत्तर ये कालीकट के बंदरगाह पे उतरा था। यहाँ भी ऑप्शन था गलत लग गया है, आप उसको सही कर ले दोस्तों। हम आज का जो टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनते जा रहा है, इसलिए आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसको 1 से 2 दिन के बाद उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम लगा देंगे, आप यहाँ से उसको देखिए। तो धन्यवाद दोस्तों आप।